सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, यूक्रेन और जो रूस की जंग है वो 2022 मार्च से जारी है और इसमें हज़ारों अरबों डॉलर्स लग चुके हैं पूरी दुनिया के, और इससे चाहे वो मार्केट्स डिस्टर्ब हुई हों, चाहे इंसानी जानें ज़ाया हुई हों। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो कुछ बातें सामने आ रही हैं कि शायद अब ये अपने हल की तरफ बढ़े ये जंग। डोनाल्ड ट्रंप जो इस साल के सदारती उम्मीदवार थे रिपब्लिकन साइड से, वो जीत चुके हैं अमेरिकन इलेक्शन, और उनका कहना था कि वो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की जंग का खात्मा करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक जंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है और इसी तरह फ़ौरन चुटकी बजा के नहीं ख़त्म हो सकती। तो काफ़ी तैयारियां उसकी अभी से शुरू हो चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है इस जंग के हवाले से। रूस ने यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हमला किया है। 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दागे गए हैं, जिससे कई लोग हलाक हुए हैं और पावर सिस्टम जो उनकी एनर्जी ग्रिड है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी दिफा ने 140 हवाई हमले रोक दिए हैं। ये तकरीबन 3 साल की जंग में सबसे बड़ा हमला था अभी तक का। लेकिन असल बात यह है कि ये सब क्यों हुआ। ये जंग इस वक्त शुरू हुई थी जब मगरबी ताकतों ने यूक्रेन को नेटो की जो रुकनीत है उसकी लालच दी थी, ये जानते हुए कि रूस जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अरीबा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को हथियारों से माला माल कर दिया और रूस पर आर्म्स एंड एम्यूनेशन की पाबंदियां लगा दी। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो खुद जो बाइडन की यूक्रेन पॉलिसी की वजह से हुई, यूक्रेन का मुस्तकबिल अब खतरे में है। याद रहे कि जो बाइडन ने भी इजराइल की जंग के बाद यूक्रेन की मदद कम कर दी थी। यूक्रेन अब जर्मनी से मदद मांग रहा है। उनका कहना है कि चूंकि अमेरिका पीछे हट गया है, अब यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी को आगे आना होगा। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन ने इस जंग में बहुत कुछ खो दिया है और हासिल कुछ भी नहीं किया। और अब तो यूक्रेन की फ़ौज से वो तमाम लोग जो भाग चुके हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस साल कम से कम 30,000 फ़ौजी यूक्रेनी फ़ौज से भाग चुके हैं। नाज़रीन, और अब मगरबी ताकतों ने फैसला कर लिया है कि अब इस जंग को ख़त्म करना होगा। पहली बार जो है 2 साल बाद जर्मन चांसलर शोल्ज ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और ये बातचीत 1 घंटे से ज़ायद चली। जाहिर है कि उन्होंने जंग के खात्मे और यूरोप और जो रूस के ताल्लुकात की बहाली पर ही बात की होगी। हाँ, और ज़ेलेंस्की को भी मजबूर किया गया है कि वो 2025 में जंग के सिफारती हल को कबूल कर ले। उन्होंने खुद कहा है कि अगले साल जंग को सिफारती तौर पर ख़त्म करना होगा। ये वही ज़ेलेंस्की हैं जो पहले कहते थे कि रूस से कोई बातचीत नहीं हो सकती। बेसिकली ये जो सारी सिचुएशन है दैट डिपेंड्स ऑन कि ज़ेलेंस्की को जो वेस्टर्न सपोर्ट है वो कितनी, जब तक उनको मिल रही थी तो वो बातचीत नहीं कर रहे थे, और अब क्योंकि एक्चुअली यस टॉक फॉर हिम, क्योंकि अब अमेरिका जो मेन अलाय था जिसने 60 अरब डॉलर का ऐलान किया था, अब उनकी तरफ से दबाव बढ़ रहा है और उन्होंने इनकार कर दिया है ये 60 बिलियन डॉलर से। और जो यूरोपीय यूनियन ने भी अनाउंस किया था 50 बिलियन यूरो का वादा, उन्होंने अभी तक उस पर अमल नहीं किया। अब इससे यही जाहिर होता है कि यूक्रेन के लिए जो जंग का अंजाम है वो बहुत बुरा होने वाला है। डेफिनेटली। और रिपब्लिकन्स ने हिस्टोरिकली जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें फ़ायदा कम ही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमेरिकन टैक्स पेयर मनी खर्च हो रहा होता है। और ट्रंप ने भी यही कहा है कि वो जंग को 1 दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा किस तरह करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अब कहा है कि ट्रंप के सदर बनने के बाद जंग पहले से कहीं जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये बयान ही बताता है कि यूक्रेन को अब एहसास हो गया है कि मगरबी ताकतें उनको तनहा छोड़ चुकी हैं। देखा जाए तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि उन्होंने पुतिन से बात करने पर जर्मन चांसलर शोल्स की तनकीद की और कहा कि ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। लेकिन हकीकत नाज़रीन ये है कि अब यूरोपीय जो ममालिक हैं वो अब रशिया से बातचीत कर रहे हैं।
शोल्स ने ये फ़ोन कॉल अपने मुल्क के अंदर बढ़ते दबाव की वजह से की, क्योंकि जर्मन अवाम भी अब जंग के खिलाफ हैं और सेम इज़ द केस विद एवरी अदर कंट्री। उनके अवाम ये कहते हैं कि हम क्यों इस वॉर को फंड करें जिससे यूरोप को इसका कोई फ़ायदा हासिल वसूल नहीं। जर्मनी में हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि फार राइट पार्टी इलेक्ट हो गई है, एंटी इमिग्रेशन उनका बहुत ज़्यादा स्टांस है, और यूक्रेन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो जर्मनी पर है वो यही है कि एक बहुत बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ यूक्रेन से जर्मनी की तरफ आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि क्रेमलिन ने कहा है कि ये फ़ोन कॉल बर्लिन की दरख्वास्त पर हुई थी। पुतिन ने शोल्स को बताया कि जंग ख़त्म करने के लिए कोई भी मुआहदा रूस की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखेगा और नई इलाकाई हकीकतों को तस्लीम करेगा। ये इससे साफ जाहिर होता है कि रशिया अपने कब्जा शुदा इलाकों को वापस नहीं करेगा और इसकी एक्सेप्टेंस यूरोप में ऑलरेडी है। बिल्कुल, जो क्राइमिया है अब तो वो यूक्रेन आई थिंक भूल जाए जितना जल्दी वो बेहतर है। और नाज़रीन, अब वही बात है कि अगर अमेरिका और यूरोप शुरू में ही यूक्रेन को रूस के साथ सिफारती हल की तरफ ले जाते तो शायद इतनी बड़े पैमाने पे तबाही ना होती। अब आप खुद ही देखिए कि जो यूक्रेन के जो तकरीबन 2.3 मिलियन लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। और जो अमेरिकी मैगजीन दी अटलांटिक है उसके एक मुसन्निफ ने यूक्रेन का दौरा किया और उन्होंने अपने दौरे के हवाले से लिखा कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात ये थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को उतनी ही मदद की कि वो जंग ना हारे, लेकिन उतनी नहीं कि वो जीत जाए। ये हिकमत अमली यूक्रेन को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खुद कहा था कि अगर पुतिन को यूक्रेन में कामयाबी मिल गई तो वो नेटो ममालिक पर हमला कर सकता है, लेकिन जब इसराइल को अमेरिकी मदद की ज़रूरत पड़ती है उन्होंने यूक्रेन की मदद कम कर दी है अब। और ट्रंप की जीत के बाद भी यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि वो रशिया की शराइत पर जंग ख़त्म करे। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा सबक है तमाम दुनिया के लिए कि वो मगरबी ताकतों पर एतमाद करना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब ये देखें, यूक्रेन जो है वो वेस्ट का और अमेरिका का हायर्ड गन बना, बट अब जब वेस्ट की यूक्रेन के हवाले से ज़रूरत कम हो गई है, जब क्योंकि अब पहले वो रशिया के खिलाफ उन्होंने यूक्रेन को खड़ा किया, लेकिन जब उनके मफादात अब तब्दील हुए तो उन्होंने अब यूक्रेन को बेआरो मददगार छोड़ दिया। और अब यूक्रेन देखा जाए तो फंडामेंटली एक डिजर्टेड अपने आप को फील करता है और नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल, और अमेरिका ने इसी किस्म का रद्द अमल जो है वो कई और ममालिक के साथ भी अपनाया है। आप पाकिस्तान को ही देख लें कि जब भी वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का साथ चाहिए होता है और पाकिस्तान की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान में अचानक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ़ॉरेन एड आना शुरू हो जाती है, इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगती है। लेकिन जैसे ही ये मदद काफ़ी पड़ जाती है और इसकी ज़रूरत नहीं रहती या अफगानिस्तान से इनखला हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो हम तमाम ये इमदाद देखते हैं कि हमारी अब जिस तरह का इनखला हुआ अफगानिस्तान से इतना मिसमैनेज कि अमेरिका तो 11-12 हज़ार मील दूर है इस खित्ते से, लेकिन उसका स्पिल ओवर इफेक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान पे आया, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो। और यही सूरत हाल यूक्रेन की है कि अब जो यूक्रेन ने अपने जो इलाके जो सरहदें रशिया के हवाले से खोई, अब वो ना वो वापस उनको मिलेंगी, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उसके हवाले से भी जो है कोई अब देखते हैं किस तरह रिकवर होगी। अटैक हो चुका है एब्सोल्युटली। और जब कोई मुल्क मगरबी ताकतों की हौसला अफजाई पर किसी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो उसे पहले से सोचना चाहिए कि वो कभी यूक्रेन की तरह तन्हा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आखिर में हर मुल्क को अपने मफादात को देखना होता है। और मगरबी ममालिक ने साबित कर दिया है कि वो यूक्रेन के लिए रशिया से बराह रास्त टकराव का खतरा नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है कि जो रशिया के खिलाफ जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उनका भी ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें कि रशियन जो मईशत है वो बेशक एक मुश्किल से गुजरी लेकिन मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। और अगर आप चाइना और इंडिया जैसे ममालिक देखें, क्योंकि उन्होंने रशिया से जो तेल है वो ख़रीदना जारी रखा और यूरोपीय ममालिक भी चोरी छुपे रूस से तेल और गैस लेते रहे। जो इनफैक्ट द फैक्ट कि इसी दौरान ब्रिक्स की समिट भी हुई, ये दिखाता है कि रशिया का कंट्रोल किस हद तक मौजूद है। और अब तो ये भी जाहिर हो गया है कि रशिया की फ़ौजी सनत पर भी पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद वो सनतें चल रही हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि रशिया ने अभी 120 मिसाइल और 90 ड्रोन का हमला किया है। ये बताता है कि रशिया के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक और अहम बात ये है कि यूक्रेन की फ़ौज में जो
डिजर्टर्स की तादाद है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से लोगों को अब समझ आ गई है कि ये जंग नहीं जीती जा सकती। 2022 में जब जंग शुरू हुई तो लोग रज़ाकाराना तौर पर फौज में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है। और ये काफ़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि ये वही यूक्रेन है जिसके पीछे पूरी जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन खड़ी थी। इतना ज़्यादा वो यूक्रेन को फुली वेपन्स के साथ इक्विप करना चाहते थे कि इवन पाकिस्तान जैसे ममालिक ने इस कार खैर में बहुत भरपूर हिस्सा लिया। अमरीका को 155 मिलीमीटर के शेल्स और बुलेट्स और इसी तरह के मज़ीद जो है वो वेपन काउंटर पार्ट्स फराहम किए जो बाद में यूक्रेन की तरफ गए। लेकिन इस तमाम जो है वो मिशन और ऑपरेशन की वजह से और इसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को अमेरिका तनहा छोड़ने के लिए तैयार है और अब ज़ेलेंस्की की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। उन्हें पहले ही फ़ौजी कमांडर्स के साथ इख्तलाफ का सामना करना पड़ रहा था, अब जब अमेरिका और यूरोप ने पीठ दिखा दी है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। इसीलिए वो ट्रंप की जीत पर खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा है कि वो जंग ख़त्म करवाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अब जर्मनी भी रशिया से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है और ये इसलिए भी है क्योंकि जर्मनी की मईशत को रूसी गैस की अशद ज़रूरत है और जर्मन अवाम भी ये समझ चुके हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात ख़राब करना उनके मफाद में नहीं है। क्योंकि ये जो आपको याद होगा 2022 के बाद जब इन्होंने ये जो एक सप्लाई चेन में खलल आया एनर्जी सप्लाई चेन में, तो उससे ही विंटर्स में जब उनको हीटिंग की ज़रूरत पड़ी तो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैड शॉट थ्रू द रूफ और उसके अभी तक इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे और इन्फ्लेशन के हवाले से है। बहुत ही मुश्किल विंटर सीजन देखा था और इस बात का सबूत ये भी है कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को किस तरह इस्तेमाल किया है। पहले उसे रूस के खिलाफ उकसाया, फिर हथियार दिए और अब जब उनके अपने मफादात तब्दील हो गए हैं तो यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया है। अब यूक्रेन को अपने इलाकों को छोड़कर उन सबको खोकर अपनी मईशत की तबाही के बाद रशिया की शराइत पर जंग को ख़त्म करना होगा। और नाज़रीन देखा जाए तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी बातों में आकर रूस के साथ सिफारती हल के बजाय फ़ौजी टकराव का रास्ता चुना। अब जब जो पूरा वेस्टर्न साइड है वो पीछे हट गई है तो यूक्रेन को अकेले ही इस जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी और ये सब ममालिक के लिए एक सबक है कि बड़ी ताकतों के दरमियान खेल में फंसना कितना ख़तरनाक हो सकता है। एंड व्हाट इज़ वेरी सरप्राइजिंग इज़ कि ये जो अंजाम है सरप्राइजिंग नहीं था। आप अगर दुनिया की तारीख पढ़ें तो ये बिल्कुल उसी के it is completely in line with what has happened in the history, so this is just an extension of what is happening. And I think ये भी एक बात बहुत नोटवर्दी है कि 2024 में अमेरिकन पॉलिटिक्स का लेसन यही रहा है कि भले कोई भी इशू को फोरफ्रंट पर लाया जाए, अमेरिकन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी, प्रॉफिट, मईशत, यही चीज़ें होती हैं। अगर मईशत तबाह होना शुरू हो जाएगी तो वो यूक्रेन का भी साथ छोड़ सकते हैं। अगर मईशत तबाह होना शुरू हो जाएगी तो अपने सबसे करीबी दोस्त को भी तनहा छोड़ सकते हैं जिसके साथ उन्होंने इतनी ज़्यादा दोस्ती के दावे किए थे। बिल्कुल, और बिल्कुल ये सामने है। और जिस तरह अभी जो ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को लगाया है तो उनका जो स्टैंड है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एंटनी ब्लिंकन जो अभी मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूक्रेन के हवाले से। मार्को रूबियो का अगर आपको स्टेटमेंट याद हो 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने कहा था कि CIA और अमेरिका क्यों एक ऐसी जंग में पैसे झोंक रहा है जिसका कोई अंजाम ही नहीं है। मतलब अब वो एक नॉन स्टार्टर है। तो अब ऑब्वियसली जब वो आएंगे इन पावर, जो अब 20 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, और देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन लगाई है, इलॉन मस्क ने ईरान के वो रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं तो ऑलरेडी उसने काम शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ से जो मामलात हैं वो यूक्रेन की जंग के खात्मे की तरफ ही जाएंगे। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं कि जो वो जिन टर्म्स पे जो जंग खत्म होगी वो बहुत मुश्किल बज़ाहिर तौर पे नज़र आता है कि वो यूक्रेन के फेवर में हो वो टर्म्स। और यूक्रेन की जंग के खात्मे का एक बहुत सिवियर इम्पैक्ट गाज़ा वाले सिचुएशन पर भी है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा ज़खायर का डिवीज़न हो रहा था। जो भी उनके रिसोर्सेज थे वो डिवाइड हो रहे थे 2 डिफरेंट वॉर्स के बीच में। लेकिन अब जब यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अमेरिका के पास रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। वो भरपूर तरीके से इजराइल को सपोर्ट करेंगे और जो भी ये तमाम लोगों के शक व शुबात थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के साथ हैं या शायद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ख़िलाफ़ हैं, ये सब दूर हो जाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अरीबा, आपने बिल्कुल सही कहा। और नाज़रीन इसके हवाले से हम आपको आने वाले शोज़ में मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए बोल न्यूज़।
नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है और अमेरिकन जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो क्या ख्यालात रखती है। अब हम बात करेंगे इजराइल और गाज़ा के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर कौन है? वो इवांका ट्रंप के हस्बैंड भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ भी हैं, और वो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशन रखते हैं गज़ा के ख़त्ते के हवाले से। गज़ा का ख़त्ता कुछ 41 किलोमीटर्स लंबा है, ये बहुत बड़ा इलाका नहीं है, ये कराची शहर से बहुत ज़्यादा छोटा इलाका है और इस इलाके का इस वक्त 2/3 हिस्सा सिर्फ रबल या कचरे या तबाही के अंदर कवर्ड है। यहाँ पे तमाम बिल्डिंग्स इस पूरे इलाके में ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा। और इस इलाके के बारे में जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, उनके इस तरह के जो है स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही वैल्यूएबल रियल इस्टेट है, इसके ऊपर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमार की रेजिडेंसी है जो हम देखते हैं DHA के फेज़ 8 के अंदर, उसी तरह की रेजिडेंस जैरेड कुशनर बनाना चाहते हैं गज़ा के इलाके में। उन्होंने इस तरह के कई सीरियस बयान दिए हैं कि वो चाहते हैं कि इजरायली हुकूमत गज़ा के तमाम लोगों का वहाँ से इनखला करे और वहाँ पे तमाम लोगों की जो भी जनरेशनल ज़मीनें हैं, कुछ भी हैं, उन सब को कब्ज़ा कर कर वहाँ पे रियल इस्टेट बनाए। और एक इदारा है हारे ज़हाफ़ के नाम से, जो एक इजरायली रियल इस्टेट फर्म है जिसने कई प्लान्स भी जारी किए हैं और इस रियल इस्टेट प्लान्स के लिए कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। अमेरिका में भी, कनाडा में भी अक्सर ये सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे अमेरिकन और कनेडियन एलीट जो है उनको इजरायली एलीट की तरफ से दावतनामा मिलता है, वो इन सेमिनार्स में शिरकत करते हैं, बोलियाँ लगती हैं और ये प्रॉपर्टियाँ बिक रही हैं, जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर और जिन प्रॉपर्टियों के लिए ये तमाम जंग जो है इस वक्त की जा रही है और हज़ारों लाखों बच्चों और औरतों की जानें ली गई हैं। इस वक्त 43,000 से ज़्यादा लोग गज़ा में शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। 70% से ज़्यादा इनमें औरतें और बच्चे हैं और इन सब की अम्बात हैं, उसका जो सिला इन लोगों को मिलेगा वो ये है कि वो तमाम ख़त्ते पे कब्ज़ा करके प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे और उनको बेचेंगे जो दुनिया के तमाम अमीर लोग हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के आइडियाज़। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो तमाम लोग इस वक्त ये सोच के बैठे थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में जंग बंदी की तरफ जाएंगे, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट संडे के दिन ही 17 नवंबर को गज़ा के बेत लाहिया इलाके में एक हॉस्पिटल पर दोबारा हमला कर दिया गया और उसमें 50 गाज़न्स शहीद हुए हैं और इनमें से 1/3 जो है वो छोटे बच्चे हैं। इसमें यह भी आपको बताएं नाज़रीन कि फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इस वक्त वो दुनिया भर में G20 कंट्रीज़ के दौरे कर रहे हैं और G20 कंट्रीज़ को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि G20 की जो समिट है उसकी जो फाइनल स्टेटमेंट होगी, अगर उसमें इसराइल के कंसर्न्स को और इसराइल के मफादात को मद्देनज़र नहीं रखा गया तो फिर इसराइल जो है वो पूरे ख़त्ते में अनस्टेबिलिटी करेगा और पॉलिटिकली जो है वो उस ख़त्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एक तरह से जिस तरह हम देखते हैं कि कोई अगर अगवा हो जाता है तो उसके लिए तावान मांगा जाता है, इसी तरीके से इस वक्त इसराइल ने गाज़ा की और अब लेबनान की भी कई हद तक पॉपुलेशन को अगवा कर लिया है और अब वो तावान मांग रहे हैं पूरी दुनिया से कि हमें जो चाहे हम चाहते हैं हमें करने दें, हमें कोई ना रोके, इनफैक्ट हमारे ख़िलाफ़ भी कोई बात ना करे और अगर कोई स्टेटमेंट देना ही चाहता है तो हमारे हक़ में ही दे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि लेबनान में भी हिज़्बुल्लाह के सीनियर प्रेस रिलेशंस ऑफिसर को, स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अफीफ़ को एक हमले में कत्ल कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है और ये एक बहुत ही जो है सीरियस मामला हो गया है अब हिज़्बुल्लाह के लिए, क्योंकि अब उनकी वो तमाम सीनियर लीडरशिप हसन नसरुल्लाह समेत जो उस वक्त हिज़्बुल्लाह को लीड कर रही थी और फोर फ्रंट पर जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ हमले कर रही थी, उनमें से तमाम लोग शहीद हो चुके हैं, सबको अब रिप्लेस किया जाएगा। जो आखिरी शख्स बचा था इसमें मोहम्मद अफीफ़ साहब, उनको भी शहीद कर दिया गया है। ये रासल नबा नाम के इलाके में हुआ है बेरूत के अंदर, जो लेबनान का कैपिटल सिटी भी है। और यहाँ आपको बताएं, लेकिन इसके बावजूद हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक बहुत ही पुरुमीद बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम एक तवील जंग के लिए तमाम वेपन्स हमारे पास मौजूद हैं, हम हमला कर सकते हैं, हम अभी भी जंग जारी रखेंगे। तो ये वही जज्बा है जो याह्या सिनवार की हमें आखिरी मोमेंट्स में नज़र आया था। उसी जज्बे के साथ ये तमाम ग्रुप्स हैं जो अभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इनके ख़िलाफ़ है और ये एक तरफ खड़े हैं।
बिल्कुल अरीबा, आपने पूरी सिचुएशन का बेहतरीन अंदाज में खुलासा किया। और जो अभी पिछले 48 घंटे आपकी नज़र से आई एम श्योर गुजरी होगी, जो आर्मी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि नाज़रीन जो बेस्ट नोन पैलेस्टीनियन सर्जन थे डॉक्टर अदनान अल-बुर्श, जिस तरह उनके आखिरी लम्हात कवर किए गए, किस तरह उनके साथ जिनसी ज़्यादती और टॉर्चर किया गया इजरायली कस्टडी में, जिन्होंने हज़ारों पैलेस्टीनियंस की जानें बचाई। तो ये तो गज़ा में हाल है, जो इसराइल विद इम्प्यूनिटी जो कर रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं बढ़ती। और आज हमने एक्चुअली पूरे प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह अमेरिका अपने रिसोर्सेज जंगों में झोंकता है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग जो लेबनान में कल स्ट्राइक हुई है, लेबनीज विमेन फुटबॉल टीम की एक प्लेयर जो है वो बहुत तशवीशनाक हालत में, उनको स्ट्राइक किया इसराइल ने। एंड इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमने अमेरिका की बात की कि किस तरह जो रिसोर्स एलोकेशन है वॉर्स के लिए तो 60 अरब डॉलर्स की है इनफैक्ट, और जो अमेरिका के अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो डोमेस्टिक नीड्स है लोगों की, वो सफ़र कर रही हैं। आज मैं मेरी नज़र से एक डॉक्यूमेंट्री गुजर रही थी विच टॉक्ड अबाउट कि हाउ अमेरिका डिस्पाइट हैविंग एकर्स ऑफ लैंड, वो अपने मुल्क की एग्रीकल्चर जो है ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम है। और जो US सेक्रेटरी फॉर एग्रीकल्चर, उनका बड़ा एक परेशान कुन बयान ये था कि 2022 से लेकर 2024 तक कांग्रेस से एक भी डिफेंस बिल रिजेक्ट नहीं हुआ है। ये काफी शॉकिंग स्टैटिस्टिक है। बट एट द सेम टाइम नॉट अ सिंगल बिल विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर हैज बीन पास्ड बाय द सेम कांग्रेस। ये तभी होता है जब आप अपनी मुल्क की पूरी नेशनैलिटी का, पूरी नेशनल आइडेंटिटी का इन्हिसार जो है वो फ़ौजी क़यादत के ऊपर कर देते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है फ़ौजी क़यादत अपनी मर्ज़ी करती है। हम अमेरिका में भी यही देख रहे हैं इस वक्त कि इतना ज़्यादा लोगों का एतमाद है अपनी फ़ौज के ऊपर, उनके जो बिहेवियर्स रहे हैं पूरी दुनिया में उसके ऊपर कि इस वक्त किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि गज़ा में कॉन्स्टेंटली लोग मर रहे हैं और उनकी तमाम ये इस सारी अमवात की, इस जेनोसाइड की फंडिंग अमेरिका की तरफ से आ रही है। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि पेंटागन हैज फेल्ड इट्स 7th कंसेक्यूटिव ऑडिट। व्हाट डज दिस टेल यू मोर अबाउट जो हेजेमनी है अमेरिका में, वहाँ की जो वॉर इकोनॉमी है, उससे बड़ी इसकी क्या मिसाल मिल सकती है? बिल्कुल, और ये काफ़ी एक तशवीशनाक मामला है जिसके ऊपर हम आपको अपडेटेड रखेंगे। तो नाज़रीन, आज जो हमने डिस्कस किया इन तमाम मामला से यही जाहिर होता है कि जंगें शुरू तो इंसान करते हैं लेकिन फिर उनका ख़ात्मा किसी के उसका इख्तियार नहीं होता और हमेशा सिफाती हल की तरफ ही जाना चाहिए। जंगों से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है और जब उनका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो वो जंग भी ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। तो सवाल यहाँ पे यही बनता है कि जब अब भी इस वक्त भी अगर जंग ख़त्म हो सकती है तो यही जंग 6 महीने पहले भी ख़त्म हो सकती थी, 1 साल पहले भी ख़त्म हो सकती थी और शायद कभी शुरू ना होने की ताकत भी अमेरिका के पास ही थी। तो जब हम ये सब देखते हैं तो हमें काफ़ी तशवीशनाक मामला लगते हैं। बिल्कुल, यू कुडंट हैव समराइज्ड इट बेटर। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी नई स्टोरीज़ के साथ इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।